गुड मॉर्निंग। subramani.com में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं कर रहा हूँ अपने एडवाइज़र मित्रों के लिए, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप अंग्रेजी में मत बोलो, आप हिंदी में बोलिए। ठीक है, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। तो एडवाइज़र को इस समय में क्या करना चाहिए जब मार्केट में तकलीफ होती है या सारी इकोनॉमी तकलीफ में गुजर रही है, सारी देश की इकोनॉमी तकलीफ में गुजर रही है, एडवाइज़र को अपने क्लाइंट के लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसको हम ABCD कह सकते हैं। पहला, आप क्लाइंट का एसेट एलोकेशन संभालिए। क्लाइंट का एसेट एलोकेशन मतलब क्लाइंट कितने पैसे गोल्ड में रखना चाहता है, कितने पैसा डेट में रखना चाहता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहता है, कितना इक्विटी में रखना चाहता है, और अगर उसके पास रियल एस्टेट हो तो कितना। इसको हर एक एसेट में कितना हम एलोकेट करते हैं, उसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। अभी एसेट एलोकेशन में तकलीफ ये है कि कुछ क्लाइंट्स का अभी पोर्टफोलियो में काफ़ी मार पड़ी होगी अगर उनका ज़्यादा इक्विटी रहा तो। उनके पास अगर डेट नहीं था, उनके पास गोल्ड नहीं था, तो ज़्यादा असर पड़ा होगा। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर क्लाइंट को अभी पैसा नहीं चाहिए तो वो आराम से बैठ सकता है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में बहुत सा फार्मा है, उसने कोई फार्मा कंपनी में वो नौकरी कर रहा है और उसके पास बहुत स्टॉक ऑप्शंस हैं, वो सब मिला के उसकी नेटवर्थ बहुत बढ़ गई है स्टॉक ऑप्शंस के वजह से। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई सारी दुनिया फार्मा खरीद रही है, लेकिन तुझे तो फार्मा भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास बहुत ज़्यादा फार्मा है। 90% तेरा पोर्टफोलियो फार्मा है, 80% तेरा पोर्टफोलियो फार्मा है, तो अभी शायद तुझे बेचना पड़ेगा। ये मतलब एडवाइस वो देना जो आपकी अच्छी शेयर जो है, जो अच्छा कर रहा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बेचना, वो बहुत मुश्किल वाली काम है। तो आपको वो करना है। आपको फिर ये भी करना है, देखना है कि उसके पास कैश कितना है और वो कैश कितना खर्च करता है और कितना संभाल के रखता है। अभी हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये कोरोना वायरस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। हाँ, कुछ देशों में लगता है कि अभी मौतें कम हो रही हैं, लेकिन मौत ज़ीरो नहीं हुई है। आप इटली लीजिए, आप जर्मनी लीजिए, आप कोई भी देश लीजिए, साउथ कोरिया भी लीजिए, आप US लीजिए, इंडिया लीजिए। भारत में भी अभी ये हो रहा है कि लोग मर तो रहे हैं ना, अभी मुंबई में ज़्यादा मर रहे हैं या दिल्ली में ज़्यादा मर रहे हैं, लेकिन वो गति कम हुई है, थोड़ा सा फ्लैटन हुआ है, लेकिन लोग मर रहे हैं। तो इसका अभी हमारे पास अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या आगे हो सकता है, राइट। तो इसीलिए आपको थोड़ा कैश अभी संभाल के रखना चाहिए। आपको निवेश करना है तो कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कीजिए। 100 रुपये निवेश करना है तो 20 रुपये कीजिए, फिर 20 रुपये होल्ड कीजिए, अगले हफ्ते कीजिए, या 4-5 हफ्ते में कीजिए। तब तक समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, करेक्ट। क्लाइंट्स का बिहेवियर अभी थोड़ा अटपटा होगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो क्लाइंट को आपने कोई भी शेयर दिलाया है या तो फंड दिलाया है, उसकी अगर वैल्यू बढ़ गई और आप उसको बोलोगे बेचना है, तो बोलेगा आपने तो बोला था ये लॉन्ग टर्म है। आपने शायद आपका व्यू बदल लिया हो, या तो कोई क्लाइंट बोलेगा अच्छा आपने वो बोला, मैंने वो 270 में लिया, अभी 350 हो गया, अभी मैं और पैसे डालूं। तो आपको संभालना पड़ेगा कि भाई नहीं, तेरी जो टोटल कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैंने तुझे बोला कि तुझमें 50,000 डाल, या उसमें 1 लाख रुपए डाल। अभी वो 1 लाख का अगर 1.5 लाख हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम और 50,000 डालोगे कि और कमाओगे। लोगों को, बहुत से लोगों को, क्लाइंट को ये लगता है कि मेरे खरीदने की वजह से मार्केट ऊपर गई है। ऐसी बात नहीं है, मार्केट को वैसे भी ऊपर जाना था। आपकी नसीब अच्छी है कि आपने नीचे के भाव में कोई शेयर खरीद लिया जो उसका भाव ऊपर गया। टाटा पावर आपने खरीदा 30 रुपये में, अब वो 40 हो गया। आपने कुछ ऐसे चीज़ें करी जिससे वजह से आपका मार्केट वैल्यू बढ़ गया। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें और पैसे डालें। और अगर आपको कुछ पैसा अगर अगले 3 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए, तो शायद अब समय है बेचना, क्योंकि हमको पता नहीं पहले मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा। हाँ, अभी अगर आप मार्केट देख रहे हो तो आपको पता है कि 42,000 था मार्केट, 41,700 कुछ था, वहाँ से गिर के 27,500 कुछ हो गया, वहाँ से बढ़ के अभी 31,000 32,000 के आसपास आ गया। मतलब थोड़ा बढ़ा ही है पिछले 3-4 रोज में। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी बढ़ेगा, इसका ये मतलब नहीं कि वापस 27,000 नहीं जा सकता, इसका ये मतलब नहीं कि वापस 27 तोड़ के 26 नहीं हो सकता। हमको पता नहीं है। तो अगर आपको पैसे अगले 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जब आप आपके PPF से नहीं निकाल सकते हो, आपके PF से नहीं निकाल सकते हो, आपके LIC की कोई पॉलिसीज मैच्योर होती होगी तो उसमें से निकाल सकते हो। आप सोच लो आपको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, ऐसे कहाँ से और से मिलेगा। अगर आपको इक्विटी से ही निकालना है तो आपको निकालना है,
तो आप ये मत सोचिए कि और बढ़ेगा, 35,000 हो जाएगा फिर निकालूंगा, या 40,000 हो जाएगा फिर निकालूंगा, 27,000 होगा तो क्या होगा, तो वो भी डरिए। क्लाइंट को समझाइए कि कैश कंजर्व करना चाहिए। अभी के माहौल में अगर आपको पता नहीं है कि आपकी नौकरी की क्या होने वाली है, आपके बिजनेस की क्या होने वाली है, तो आपके पास जो रोकड़ा है, कैश है, बैंक में है, बैंक की एफडी में है, उसको संभाल के रखिए। 3 महीने में, 4 महीने में पता चल जाएगा क्या होने वाला है, उसके बाद आप उसकी निवेश कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, राइट। बिहेवियरल मिस्टेक्स, कंजर्व कैश, और फिर आप उसके इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके टैक्स एफिशिएंट कीजिए। मतलब बैंक फिक्स डिपॉजिट में रखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें टैक्स लगता है। लेकिन अगर वो कोई म्यूचुअल फंड में रखता है और वो म्यूचुअल फंड में 3 साल रखता है तो कम टैक्स भरेगा, 15-20 साल रखता है तो बहुत कम टैक्स भरेगा। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत टैक्सेशन भी समझना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें आप कीजिए। और एक और चीज़ याद रखिए, जब तकलीफ की समय होती है, जब उसके साथ आप खड़े रहोगे, तो आपको ये फ़ायदा है कि जब समय सुधरेगा वो आपके साथ ज़्यादा धंधा करेगा, आपकी रिलेशनशिप उसके साथ और अच्छी होगी, राइट। जब अच्छी रिलेशनशिप होगी तो आपका धंधा बढ़ेगा, और आपकी रिलेशनशिप की वजह से और आपको उसके दोस्तों का क्लाइंट मिलेगा, राइट। ये सब देखिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो बेल बजाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमको खुशी होगी। अब हमको फीडबैक भी दीजिए, आपको हिंदी के ये ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। कल भी मैंने किया था SIP रोकने के बारे में, आपने अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि आपको और क्या चाहिए। थैंक यू।